नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, नंबर सीरीज़ वाले चैप्टर को कवर करते हुए आज हम श्रृंखलाओं का योगफल वाले एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस वाले टॉपिक में क्या है, समांतर श्रेणी पे प्रश्न दिया जाता है और आपको जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ये डैश 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 करके आपको अगर 79 तक दिया है तो उन सब का योगफल क्या होगा करके पूछा जाता है प्रश्न। तो ऐसे सभी प्रश्नों को हम लोग आज सीखने वाले हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले आज का क्लास जो है वो समांतर श्रेणी पे आधारित है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी के साथ। टॉपिक क्या है, श्रृंखलाओं का योगफल, जिसमें पहला श्रेणी क्या चीज़ है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसको कहेंगे, जैसे कि मैं बोला 3, 7, 11, फिर है आपका 17, है ना, अपने को 11 हो गया, फिर 15 हो गया, तो 3 और 7 का गैप कितना हो रहा है, 4। 7 और 11 का गैप कितना हो गया, 4। 11 और 15 का गैप कितना हो गया, 4। तो ऐसे श्रृंखला जिनमें किन्हीं क्रमागत दो संख्याओं के बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वो कौन सा श्रेणी कहलाएगा, आपका समांतर श्रेणी। तो देखते हैं कि इसको कैसे, इस रूप में क्यों लिखा गया है इसको, a + d + a + 2d। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 को आप क्या मान रहे हो, अगर a मान रहे हो, मतलब कि 3 क्या हुआ, a। 7 को कैसे लिखा जा सकता है, a + 4 के रूप में, क्योंकि a का अर्थ क्या है, 3 है ना। फिर 11 को कैसे लिखा जा सकता है, a + 2 टाइम्स ऑफ 4, ऐसा लिखा जा सकता है। 3 है, a का वैल्यू कितना है, 3 है, और +2 × 4 मतलब 8, 3, 11। तो 11 को किस रूप में लिखा जा सकता है, a + 2 × 4। वैसे इसको कैसे लिखा जा सकता है, a + 3 × 4 के रूप में लिखा जा सकता है। 3 चौक 12, 12 3 15, क्योंकि a का वैल्यू अपने को क्या है, यहाँ पर 3 है। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ हो रहा है, आखिर a और ये क्या है, a + d। अब d है क्या चीज़, d है वही कि इन क्रमागत दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है उसको बोला जाता है d, और d मतलब कि सार्वांतर। तो आगे a + 2 टाइम्स ऑफ d, d का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, जो कि क्रमागत संख्याओं के बीच में क्या है, गैप है। आगे a + कितना आएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ d। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि समांतर श्रेणी का रूप कैसा होता है, इस रूप में होता है। अब ये तो जान ली कि ये समांतर श्रेणी का रूप है, तो इसमें ये देखते हैं कि इनका जो कुछ फार्मूला है यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखा है, nवां पद Tn = a + n - 1 × d लिखा हुआ है। जहाँ पे nवां पद क्या, जैसे कि आपको बोल रहे हैं कोई भी समांतर श्रेणी का 5वां पद, 6वां पद, तो उस पद के बारे में, उस पद को कौन सूचित करता है, ये nवां पद का फार्मूला क्या है, Tn = a + n - 1 × d है। प्रथम n पदों का योग लिखा है यहाँ पे, मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया है 3, 7, 11 और 15, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रथम 4 पदों का योग। अभी 4 पद है ना यहाँ पे, तो इसको बोलूँगा मैं प्रथम 4 पदों का योग। इसके लिए फार्मूला क्या है आपका, Sn = n/2 इंटू में क्या है, ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। या तो ये फार्मूला है, या तो फिर क्या है, n/2 × a + l। a क्या है, प्रथम पद है, l क्या है, अंतिम पद है, d क्या है, सर्वांतर है। सर्वांतर मतलब कि क्रमागत दो संख्याओं के बीच का जो गैप है वही है आपका क्या, सर्वांतर। n क्या है, कुल पदों की संख्या है। a को बोले प्रथम पद, l को बोले अंतिम पद। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया है तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला का यूज़ कीजिए, n/2 × a + l, और आंसर पाइए। लास्ट फार्मूला इसके अंतर्गत में क्या है, पदों की संख्या n = क्या है, l - a / d, फिर क्या है, प्लस का 1 है। तो ये सब जो फार्मूला है ये सब डील होगा अपने, जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि इसका यूज़ क्या क्या है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया समांतर श्रेणी। उसके बाद क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बोला गया है। अब प्राकृत संख्या मैं बता चुका हूँ कि पिछले के क्लास में क्या है
1 से स्टार्ट होगा वो और अनंत तक जाएगा। 1 2 3 4 5 इन सबको क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या है। यहाँ पे किसके लिए फार्मूला दिया है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए। प्रथम मतलब कि 1 से ही स्टार्ट होने वाले प्राकृत संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये एक फार्मूला इधर चल रहा है समांतर श्रेणी वाला। अब दूसरा वाला क्या है? प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 2 धन 4 धन 6 धन 8। इस सीरीज के बारे में ये बात कर रहा है। तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 होता है। और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इस टाइप के जो श्रृंखला मिलेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट अगर उसका योगफल निकालना है तो इस वाले फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं जो कि लिखा हुआ है n स्क्वायर। अब पहली बात क्या चीज़ है कि ये चारों फार्मूला अलग अलग फार्मूला नहीं है। ये तो है बेसिक फार्मूला। क्या है? ये है। उसके बाद इसी से ही उत्पन्न हुए हैं कौन? ये 3 फार्मूला। पहले देखते हैं कि ये 3 फार्मूला आए कैसे। यहाँ पे ये जो दूसरा फार्मूला दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए। मतलब कि 1 2 3 4 ऐसा सीरीज दे दिया है आपको और उसको जोड़ने बोल रहा है, तब ही आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो ये फार्मूला आया कैसे, एक बार उसको अपन डिराइव करते हैं। ये अपने को दिख रहा है आखिर ये एक क्या है? समांतर श्रेणी ही है। दिख रहा है यहाँ पे 1 और 2 के बीच का गैप 1 है, 2 और 3 के बीच का गैप 1 है, फिर आगे आएगा 3 और 4 के बीच का गैप फिर आएगा 1, फिर 4 और 5 के बीच का फिर क्या आएगा? गैप 1 आएगा। मतलब कि ये भी एक समांतर श्रेणी ही है। तो यहाँ से इसको डिराइव करके देखते हैं क्या चीज़ हुआ है। अपने को दिख रहा है योग निकाले हैं ना यहाँ पे, तो योग वाले फार्मूले में चलते हैं। योग वाला फार्मूला क्या बोलता है? Sn इक्वल्स टू n/2 फिर से 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग कौन से श्रेणी के लिए जा रहे हैं? इस वाले में प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अपने को दिख रहा है कि इनके बीच का गैप कितना है? 1 है ना। इनके बीच का गैप कितना है? 1 है। तो ये n/2। अब प्रथम पद क्या होना है? हमेशा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए है ना, तो प्रथम पद तो 1 होगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 1 प्लस यहाँ पे लिखा है n है n-1। अब d क्या दिख रहा है अपने को? फिर से तो 1 है। हर क्रमागत संख्याओं के बीच का जो गैप है वो कितना है? 1 ही तो है। तो यहाँ पर फिर क्या आ गया? 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको, n/2। तो ये कितना हो गया? 2 एकम 2 प्लस n-1, क्योंकि 1 का गुना होगा किसके साथ? n-1 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 ही बस आएगा। आगे तो ये n डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा? 2 में 1 गया, 1 आएगा, मतलब कि n+1। तो यही फार्मूला तो यहाँ पे लिखा है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या चीज़ समझ में आया कि ये वाला जो फार्मूला है वो अलग से नहीं है ना। इसी से हम लोग क्या किए? इसको डिराइव किए। लेकिन फिर भी हम लोग इस फार्मूले को अलग से याद रखेंगे, क्योंकि जब प्रश्न आएगा तो हम लोग ज़्यादा दिमाग ना लगा के अपने को क्या करना है? फार्मूला याद है तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे कि कितना वहाँ पे पद दिया गया है और चुपचाप आंसर निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला भी ज़रूरी है। मेन फार्मूला क्या है आपका? ये समांतर श्रेणी वाला फार्मूला। अब ये तो आ गया समांतर श्रेणी से इसका वाला सूत्र को व्युत्पन्न कर लिया अपन। अब समांतर श्रेणी से ये वाला जो फार्मूला दिख रहा है आपका, ये दूसरा वाला क्या बोला? प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग मतलब कि 2 4 6 8 ये वाला जो सीरीज़ है वही सीरीज़ तो क्या कहलाएगा आपका? प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग कहलाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसका फार्मूला क्या आ रहा है? n इंटू n+1। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे? अब यहाँ पे दिया है, दिख रहा है कितना पद है वो तो अपने को नहीं पता, तो n डिवाइडेड बाई 2 है। पहला पद क्या चल रहा है? यहाँ पे 2 चल रहा है। तो a का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा, प्लस n-1। d का वैल्यू क्या चल रहा है? d दोनों क्रमागत जब आने वाले क्रमागत संख्याओं के बीच में कितना गैप दिख रहा है? 2 और 4 के बीच में गैप है 2, 4 और 6 के बीच में गैप है 2, 6 और 8 के बीच में फिर गैप कितना बनने वाला है? 2। चूँकि ये सम प्राकृत संख्याओं का योग कर रहे हैं
इसलिए हमको क्या मिलेगा, दो दो के गैप में अगली संख्याएं मिलते जाएंगी, मतलब कि d का वैल्यू क्या हो गया 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, n डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 का गुना n के साथ तो 2n, 2 का गुना 1 के साथ तो ये 2 आएगा। इसको सॉल्व किया जाए आगे, n 4 में गया 2 तो ये 2 आया, फिर क्या आएगा ये 2n। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब अपन करते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, अगर यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या चीज़ आ रहा है अपने पास, n डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या है 2 कॉमन निकलेगा, 2 हो गया, अंदर में क्या बच गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा n, मतलब कि n प्लस 1, तो ये 2 कैंसल आउट, ये 2 कैंसल आउट, तो क्या बच गया अपने पास n इंटू n प्लस 1, और यही फार्मूला तो आया अपने पास यहाँ पर। तो ये फार्मूला का जनरेशन हुआ कहाँ से, समांतर श्रेणी के मेन फार्मूले से ही हुआ है। अब क्यों हुआ, क्योंकि ये खुद एक समांतर श्रेणी ही है। लास्ट का देखते हैं, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसमें स्पष्ट रूप से फिर से दिख रहा है कि पहला पद, इसमें पहला पद तो है 1 और दोनों के बीच में अंतर, मतलब क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर कितना दिख रहा है 2, मतलब कि d का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ये इधर चल रहा है n/2 इधर, और इधर 2 इंटू a का वैल्यू कितना बोल रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस n-1। अब ये d का वैल्यू कितना है 2 है। सॉल्व करते हैं इसको, n डिवाइडेड बाई 2, अंदर में 2 प्लस 2n-2, 2n-2, 2 का गुना करेंगे n-1 के साथ तो क्या मिलेगा 2n-2, ये -2 और ये +2 कैंसल आउट, आगे n/2 का गुना किसके साथ 2n के साथ, तो ये हो गया 2n, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया, आगे अपना क्या बचा सिर्फ n²। तो यही फार्मूला तो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है। तो अपने को मेन फार्मूला क्या है इसको याद रखना है, और उसके बाद ये सब चीज़ जो निकले हुए हैं वो इसी से उत्पन्न हुए हैं, तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है उसको डायरेक्ट आप फार्मूले में मान रखिए और आंसर को निकाल लीजिए। तो अभी तक जो भी बात किए हैं वो कॉन्सेप्ट पे बात किए हैं। अब हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ यहाँ पे प्रश्न मैं लिख दिया हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा, प्रश्न 1 क्या बोला, श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद को पूछ रहा है। क्या बोला 7, 13, 19, उसमें क्या दिख रहा है 7, 6, 13, 13, 6, 19। तो मेरे को इतना समझ में आया कि हाँ वो जो श्रेणी दिया हुआ है वो एक समांतर श्रेणी है, और वो पूछा 15वें पद के बारे में, 15वें पद के बारे में पूछा, और मैं जानता हूँ कि nवें पद वाला फार्मूला क्या है, ये है। वो किसके बारे में पूछ रहा है, 15वें पद के बारे में पूछ रहा है। तो उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले प्रश्न का, उसमें स्पष्ट रूप से क्या दिख रहा है a = 7, क्योंकि पहला पद क्या है 7 है, और d मतलब कि अंतर, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर कितना दिख रहा है अपने को 6। क्या पूछा है वो 15वें पद के बारे में पूछा है, मतलब कि t15 इसके बारे में पूछा वो। अभी उसमें वो योग नहीं पूछा, वो ये पूछा है कि 15वां पद होगा क्या करके। तो आप योग का फार्मूला लगा के आंसर निकालने मत बैठ जाना, वो पूछ रहे 15वें पद के बारे में। तो t15 = क्या होगा, अपने को यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है tn = a प्लस n-1 इंटू d। अब वो क्या बोला, t15 के बारे में पूछ रहा है ना, 15वें पद, 15वें पद मतलब कि आपका a प्लस 15 - 1 और d, आगे a का वैल्यू कितना है 7 प्लस 14 इंटू d का वैल्यू कितना दिख रहा है 6, d का वैल्यू कितना दिख रहा है 6। तो ये कितना हो गया 14 × 6 = 84, और ये 7, तो ये कितना आ गया आपका 91। 91 क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक बार फिर से सुनेंगे क्या बोले, श्रेणी जो दिया है उसमें 15वां पद निकालना है। मेरे को पता है nवें पद का फार्मूला ये होता है a प्लस n-1 इंटू d। वो बोला 15वें पद के बारे में, मतलब कि n का वैल्यू कितना हो गया 15। अब इसको सॉल्व किए, मेरे को पता है 7 क्या चीज़ है, a का वैल्यू, a मतलब कि प्रथम पद, d का वैल्यू कितना है 6 है। तो इसको मैं सॉल्व किया और मेरा आंसर क्या आ गया 91, अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे फिर वही
किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या लिखा हुआ है, 4 है, और सार्वांतर क्या है, -4 है। तो nवां पद निकालने बोला। nवां पद मतलब फिर से ही फार्मूला काम करेगा। nवां पद कौन सा है, सेकेंड वाला सॉल्यूशन सेकेंड। nवां पद निकालने बोला, प्रथम पद दिया है 4, तो पहले nवें पद के लिए फार्मूला चलते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वांतर -4 है। nवां पद निकालने बोला, nवें पद के लिए मेरे पास फार्मूला क्या है, a + n-1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है, वहाँ से प्रथम पद क्या है, 4 + n-1, nवें पद को ही निकालने बोला है ना, इस टाइम वो n का वैल्यू नहीं दिया है, nवें पद को ही निकालने बोला। d का वैल्यू क्या चीज़ समझ में आ रहा है, वहाँ पे सार्वंतर लिख के दे दिया है, d = क्या है, मतलब कि -4, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4। तो Tn = क्या आया, 4 + n-1 इंटू -4। तो इधर 4 प्लस इसका गुना इसके साथ, -4 का गुना -4 का गुना n के साथ, तो वो कितना आ जाएगा अपना, -4n। -4 का गुना -1 के साथ कितना आएगा, +4। तो यहाँ से 4 4 8 8 -4n, तो Tn का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना। अब ये चीज़ दिया है कि ऑप्शन में कहीं पे, तो ऑप्शन सी में इस चीज़ को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 8 - 4n। फिर आगे ये सरल प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को मैंने 10वीं के बुक से उठाया है। यहाँ से इस चीज़ को समझेंगे तब अपने को आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी स्टेप वाइज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ है, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब कि उस प्रश्न में क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि ऐसा कौन सा पद है, जब अपन जाएंगे आगे 3 8 13 18, फिर 5 का गैप दिख रहा है ना, 3 और 8 के बीच में गैप कितना है, 5 का। 8 और 13 के बीच में गैप कितना है, 5 का। मतलब सर्वांतर है यहाँ पे अपना 5 और a का वैल्यू कितना है, 3। कौन सा पद 78 है। तो मैं मान लेता हूँ कि nवां पद क्या है अपना, 78 है। तो nवें पद के लिए फार्मूला ये चीज़ यूज़ हुआ। तो nवां पद को अपन मान चुके 78 है, तो nवें पद का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, 78। अपन माने ना nवां पद क्या हुआ, 78 है करके। a का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस n-1 कौन सा पद, ये नहीं पता कि मेरे पास कितने पद हैं करके। तो n-1 और d का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पर, d मतलब कि दो संख्याओं के बीच का गैप कितना है, 3 और 8 के बीच का गैप 5। 8 और 13 के बीच का गैप कितना है, 5। 13 18 के बीच का गैप कितना है, 5। मतलब d का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 5। तो यहाँ से अपने को n का वैल्यू निकाल लेंगे और उसका आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 78, ये 3 है, इधर आएगा पक्षांतर होके, तो कितना हो जाएगा, 78 - 3 बराबर कितना हो गया, n-1 गुना 5। आगे सॉल्व होगा, 78 में 3 गए अपना 75। अब ये 5 इस साइड आएगा, तो 75/5 n-1। 75/5 मतलब कि 16, सॉरी 15। 75/5 मतलब कि 15 = कितना हो गया, n-1। अब n यहाँ से क्या चीज़ आएगा, 1 इस साइड कूद जाएगा, तो क्या होगा, n = 15 + 1। तो यहाँ से n = कितना आ गया, 16। मतलब कि प्रश्न तीसरा का आंसर क्या हो गया, 16वां पद का वैल्यू क्या होगा, 78। इसका अर्थ क्या समझे, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हर 5 के अंतराल में। तो अपने को 16वें पद में जैसे पहुँचेंगे, वो 16वें पद का ही वैल्यू क्या होगा अपना, 78 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था, क्या है, समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य क्या होता है, जैसे कि मैं एक समांतर श्रेणी लिखता हूँ, 2 4 6 8 10। तो 2 और 6 का समांतर माध्य होगा 4, 4 8 का समांतर माध्य होगा 6, 6 10 का समांतर माध्य होगा 8। अभी तो ये किन्हीं दो संख्याओं के बीच में स्थित संख्या को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, समांतर माध्य। लेकिन अगर वो पूछता 2 और 4 के बीच का समांतर माध्य क्या है, तो वहाँ पे फिर अपने को यहाँ दिख तो नहीं रहा है कि कौन सा संख्या यहाँ बीच में बैठा हुआ है करके। तो इस कंडीशन में अपने को क्या चीज़ का पता है, फार्मूला, समांतर माध्य का फार्मूला a + b/2।
ए कौन सा संख्या होगा जो पहला वाला है और बी क्या है दूसरा वाला संख्या। तो दोनों को जोड़ कर बटे 2 कर देंगे तो अपने क्या मिल जाता है समांतर माध्य। जैसे कि इसी प्रश्न में क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। 4 कैसे आया, ये और ये को मैं जोड़ दिया, मतलब 2 और 6 को जोड़ दिया और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 2 कर दिया। तो कितना आ रहा है 6 2 8, 8 बटे 2 और ये कितना आ गया 4 जो कि यहाँ पे है। वैसे ही 6 और 10 को जोड़ो, 10 6 16, 16 बटे 2 कितना आएगा आपका 8, 16 बटे 2 कितना आ गया 8। तो क्या चीज़ आ गया आपका समांतर माध्य आ गया ना, बीच वाला वैल्यू मिल जा रहा है। अगर मैं बोलूँगा 6 और 8 का समांतर माध्य निकालने, तो 6 और 8 का समांतर माध्य क्या होगा, 6 और 8 को जोड़ डालूंगा तो 14 आ गया, 14 को भाग दे दिया अपन किससे 2 से, तो कितना आ गया 7। मतलब कि 6 और 8 का समांतर माध्य कितना होगा 7। तो उस प्रश्न को देखते हैं, वो क्या बोला कि दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 7 है और गुणनफल 45 है, संख्याएं क्या होंगी। मेरे को नहीं पता कि वो दो संख्याएं क्या है, तो मैं क्या कर लूँगा उन दो संख्याओं को मान लूँगा कि एक संख्या a है और एक संख्या b है। इन दो संख्याओं का क्या बोल रहा है वो समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल टू क्या आ रहा है वो बोला 7। प्रश्न में यही बोला ना कि दो संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो कितने के बराबर है 7 के बराबर है। तो ये तो हो गया अपना एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या बोला उसमें, और गुणनफल क्या है 45 है, मतलब कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 45 है। यहाँ इतना चीज़ तो a इक्वल्स टू या तो a का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देते हैं या तो b का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। तो आगे करते हैं कि ये कितना हो गया, a का वैल्यू यहाँ से कितना मिल रहा है अपने को 45 डिवाइडेड बाई b। आगे a का वैल्यू को कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। तो a 45 डिवाइडेड बाई b प्लस b टोटल का डिवाइडेड बाई 2 और ये किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 7 14, ये होगा b स्क्वायर। करते हैं क्या क्या हुआ है कि 45 प्लस b स्क्वायर आएगा, 45 डिवाइड बाई b स्क्वायर, ये 2b इक्वल्स टू 7, मतलब कि 45 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 14b। ये उधर गुना होगा तो 14b ही आएगा। आगे b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 45 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। यहाँ से वैल्यू किसका निकालते हैं अपन, b का वैल्यू निकालते हैं। चूँकि एक वर्ग समीकरण है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 9 और 5 को जोड़ करेंगे तो 14 आएगा और 9 और 5 का गुना क्या होता है 45। तो ये किस में टूटेगा 9 और 5 में। तो 9 और 5 में टूटेगा तो इसको तोड़ते हैं, क्या हुआ b स्क्वायर माइनस 9b माइनस 5b प्लस 45 इक्वल्स टू 0। आगे b यहाँ से कॉमन निकलेगा, क्या दोनों में से b कॉमन निकलेगा तो b माइनस 9, यहाँ पे क्या आएगा b माइनस 9, क्या इसमें गुना करें कि माइनस 5b और प्लस 5b मिले। तो ये हो गया माइनस 5 का गुना करने से अपने को क्या मिल जाएगा, ये दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। आगे तो ये हुआ कितना, b यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस 5, तो ये b माइनस 5 b माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हुआ 0। मतलब b का वैल्यू क्या आ रहा है, या तो 5 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि b माइनस 5 एक बार इक्वल्स टू किसके होगा 0 के, और b माइनस 9 एक बार इक्वल्स टू किसके होगा 0 के। तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, या तो 5 मिलेगा या 9 मिलेगा। तो यहाँ से अगर b का वैल्यू कितना मिल रहा है बोले, अगर b का वैल्यू 9 मिला तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी भी समीकरण में पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना। कितना हुआ a इक्वल्स टू 45 बाई b। 45 बाई b बोलने का मतलब 45 बाई 9, मतलब कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, है ना। 45 बटे 9 करेंगे मतलब कि 9 पंचे 45, तो b का वैल्यू मिल रहा है 9, a का वैल्यू मिल रहा है 5। वो क्या बोला प्रश्न में, क्या बोला संख्याएं होंगी, तो कौन सी संख्याएं होंगी 5 और 9। अब इस प्रश्न को कोई ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे अपन पूरा ऐसे सॉल्व करें, वहाँ ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता था प्रश्न को।
देखते हैं क्या बोला। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। उन संख्याओं का गुणनफल 45 है। आप देखो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्थित संख्याओं का गुणनफल 45 आ रहा है। तो ये हुआ 9 पंचे 45, ये आ रहा है 15 तिया 45, ये 4 अट्ठे 32 है और वो 11 सत्ते 77 है। मतलब कि दो ठोक ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, सी और डी। यहाँ पर ए और बी है। अब यहाँ पे फंस रहे हैं कि ये ए होगा आंसर कि बी होगा। तो फिर पहले वाले लाइन को देखते हैं क्या बोला वो। समांतर माध्य कितना होना चाहिए बोला वो 7। अपने को पता है कि अगर ये आंसर होता तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का योग और उसका भागित 2 करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर, अगर ये आंसर होता तो करते हैं 9 5 14, 14/2 किए कितना आ गया 7। और यहाँ पे प्रश्न में उसी कंडीशन को दिया है, अतः अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, ए। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 15 और 3 कितना होता है 18, और 18 का भाग देंगे 2 से तो वो आता है 9, जबकि प्रश्न में कितना दिया समांतर माध्य को 7। इसलिए ये वाले प्रश्न को अपन इस मेथड से न बना के यहाँ ऑप्शन से बनाएंगे। तो जैसा प्रश्न दिया है एक बार ऑप्शन को कभी भी चेक कर लेंगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि ऑप्शन से बनाया जा सके। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं होंगी। अब फिर अगर बेसिक रूल से इसको बनाएंगे, अगर बेसिक रूल से बनाएं तो फिर क्या होगा, वो मेरे को नहीं पता कि वो संख्याएं क्या है। मैं मान लिया ए और बी, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य मतलब कि a + b डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ अपना समांतर माध्य 6, मतलब कि यहाँ से a + b इक्वल्स टू कितना आ गया 12। ये एक समीकरण। और क्या चीज़ बोला वो, उनके वर्गों का योग। उनके वर्गों का योग मतलब a² + b² इक्वल्स टू क्या दिया वो 90 दिया। इतना है, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से एक समीकरण अपने को बीजगणितीय सूत्र यहाँ पे लगाया जा सकता है। कौन सा बीजगणितीय सूत्र है, चूँकि a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ से इतने का वैल्यू अपने को दिया है, a + b का वैल्यू दिया है, तो a + b का वैल्यू कितना है 12, तो ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर। a² + b² का वैल्यू कितना दिया 90, तो ये हो गया 90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी 12 का घात 2 मतलब कि 144, 144 बराबर 90, फिर क्या है प्लस है 2ab। तो 90 इस तरफ आएगा पक्षांतर होके, तो ये कितना होगा 144 माइनस 90। अब ये कितना हो जाएगा 2ab। इसको आगे 144 में से 90 को घटाते हैं, 4 में 0 गया 4, फिर ये 14 में 9 गया कितना आ गया 5, बराबर कितना हो गया 2ab। तो यहाँ से ab का वैल्यू निकल के आ रहा है 27। 54 है, एक तरफ 54 है और एक तरफ 2ab है, तो ab का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 54/2, और 54/2 मतलब कि 27। तो ये तो हुआ ab का वैल्यू। अपने को क्या निकालने बोला है, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ तक आने के बाद आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन में ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना आ जाए 27 आ जाए। 4 अट्ठे 32 मतलब कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 9 तिया 27 ये एक ठोक ऑप्शन है। आगे और चेक कर लेते हैं, किसी ऑप्शन में 27 तो नहीं आ रहा है गुणन। 14 दूनी 28 और ये 7 पंचे 35, मतलब कि अपना ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। यहाँ तक ठीक है ये प्रश्न में, लेकिन इतना भी आने का अपने को ज़रूरत नहीं था। ऑप्शन को देखिए, वो ऑप्शन में क्या बोला, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, मतलब कि दोनों, ये ऑप्शन अगर सही होता तो दोनों को जोड़ता और उसको भाग देते था 2 से, और आना कितना चाहिए 6। तो ऐसा सब ऑप्शन में एक बार चेक करते हैं। 4 8 12, 12/2 कितना आ गया 6, 9 3 12, 9 3 12, 12/2 कितना आ गया आपका 6, 14 2 16, 16/2 कितना आ गया 8। अब आपको समांतर माध्य दिया है 6, तो 16/2 मतलब कि 8 आया, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत। ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड कर रहे हैं। ये वाला 5 और 7 का योग 12, 12/2 कितना आएगा 6,
तो अभी 3 ठो ऑप्शन मेरे पास खड़े हुए हैं यहाँ पे, जिन लोग सही होने का संभावना रखते हैं। अब मैं उसको कैसे चेक करूँगा कि उनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 90। मान लो अगर ये रहता ऑप्शन सही, तो इसके वर्गों का योग को देखते हैं एक बार। 4 चौक 16, 8 8 64, 16 और 64 को जोड़ेंगे तो आता है 80। 16 और 64 को जोड़ेंगे तो आएगा 80, जबकि उनका योग कितना होना चाहिए बोला ये 90। मतलब कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। लास्ट जो है 5 पंचे 25 और ये क्या है 7 सत्ते 49। तो 25 और 49 कितना हो गया 74। 25 और 49 कितना हो जाएगा 74। अब अपने को वर्गों का योग कितना दिया है यहाँ पे 90, तो 74 आ रहा है। तो ये वाला आंसर भी, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत। अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, चाहो तो इसको चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। 81 और 9 को जोड़ेंगे तो अपने को मिल जाएगा 90। तो ये आज का क्लास पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस था। आगे हम लोग अभी ये वाले प्रश्न को स्टार्ट नहीं किए हैं, अपन अभी सिर्फ डिस्कस किए हैं समांतर श्रेणी पे आधारित कुछ प्रश्न। कल मतलब अगले क्लास में फिर से वही होगा कि हम लोग ये प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित, सम प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित, विषम प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद वर्गों तथा घनों के योग पर आधारित भी प्रश्न करेंगे श्रृंखलाओं के योगफल के अंतर्गत में। तो आज की क्लास यहाँ तक। तो आपको ये क्लास कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।